को फटाफट अंदाज में जानने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान देश के आए बदलाव का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में अब विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे जब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ। गरीबों के लिए जीवन स्तर में बदलाव नजर आया। पीएम मोदी बोले कि देश का प्राइवेट सेक्टर देश की विकास यात्रा में और उत्साह भर देगा और सरकार के नाते इस उत्साह का प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में उतना ही अवसर देना है। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2014 के बाद से गांव और शहरों को मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया है। देश के 6 शहरों में आधुनिक तकनीक से घर बनाने का अभियान भी चल रहा है। प्रधानमंत्री बोले कि 1 महीने में नई तकनीक से अच्छे घर बनाने के नए मॉडल तैयार हो। पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा ना बने, इस दिशा में मॉडल बन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान ऐसे भारत का निर्माण का है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 87वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून बनाए। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा। किसान के आत्मसम्मान में पगड़ी संभाल आंदोलन के संस्थापक अजीत सिंह की याद में किसान नेताओं ने इस दिन को मनाने का फैसला किया है। लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड और पूर्व गैंगस्टर लखा सिंह सिधाना ने 23 फरवरी को पंजाब के बठिंडा में प्रदर्शन का ऐलान किया है। आपको बता दें कि लखा सिधाना गणतंत्र दिवस हिंसा में दीप सिद्धू के बाद सबसे बड़ा आरोपी है, जिसकी तलाश पुलिस को जारी है। लखा सिधाना अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए लोगों को प्रदर्शन के उकसाते हुए कहा कि 23 फरवरी को बठिंडा में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग होने चाहिए। लखा सिधाना ने कहा कि भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो ताकि पता लगे कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला पर हुई हिंसा में कथित तौर पर शामिल 200 लोगों की तस्वीरें जारी की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्होंने ये तस्वीरें वीडियो की स्कैनिंग करते हुए की। टूल किट मामले में गिरफ्तार की गई क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की जमानत याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले शुक्रवार को 5 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद रवि को कोर्ट में पेश किया गया था। टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी की आलोचना करने वालों की पूर्व अधिकारियों और पूर्व जजों ने निंदा की। न्यायपालिका और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के पूर्व सदस्यों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग राष्ट्र विरोधी हरकतों को छिपाने के लिए दिल्ली पुलिस पर कीचड़ उछाल रही है। पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए पूर्व अधिकारियों और जजों ने कहा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना ये स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि टूल के दस्तावेज के तार आईएसआई और खालिस्तानी संगठनों से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति को लिखे हुए पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 47 लोगों में राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश समेत कई पूर्व जज और रिटायर्ड अधिकारी शामिल हैं। साथ ही इन हस्तियों ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि दिल्ली पुलिस को गैर वाजिब दबाव के बगैर स्वतंत्र तरीके से मामले की जांच करने दी जाए। टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि के समर्थन में पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया। ग्रेटा ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। ग्रेटा थनबर्ग ने अपने संगठन फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए ये बात लिखी, जिसमें ग्रेटा ने स्टैंड विद दिशा के हैशटैग का इस्तेमाल भी किया। ईंधन की आसमान छूती कीमतों के बीच पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 12वें दिन भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 39 पैसे की बढ़त के बाद दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल 37 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 80 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है।
दिल्ली के आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है, जबकि डीजल 88 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार का घेराव किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक तस्वीर शेयर करते हुए मोदी सरकार के विकास को महंगाई का विकास करार दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी तेल के दामों में हो रही लगातार वृद्धि को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हफ्ते में सारे दिन महंगे दिन हैं। जिस दिन तेल की कीमतें ना बढ़े उसे बीजेपी को अच्छा दिन घोषित कर देना चाहिए। मेट्रो मैन ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल में होने से पहले बड़ा बयान दिया है। ई श्रीधरन ने कहा कि अगर केरला विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है तो वो केरल का मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार रहेंगे। आपको बता दें कि ई धरन श्री ने 21 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे। श्रीधरन ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल पद संभालने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा ये पूरी तरह संवैधानिक पद है और इसके पास कोई शक्ति नहीं है और वो ऐसे पद पर रहकर राज्य के लिए कोई सकारात्मक योगदान नहीं दे पाएंगे। श्रीधरन ने कहा कि इस साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो उनका ध्यान बड़े स्तर पर आधारभूत संरचना का विकास करना और राज्य को कर्ज से जाल से निकालना होगा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 25 फरवरी तक केंद्रीय बलों की 125 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है, जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस समेत कई कंपनियां शामिल हैं। फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस से पहले वेंकैया नायडू ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को विभिन्न भाषाओं में पत्र लिखा, जिसमें वेंकैया नायडू ने सभी सांसदों को पत्र स्थानीय भाषाओं और प्रमोट करने के लिए कहा। नायडू ने स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरतों को लेकर कहा कि ये देश के सांस्कृतिक विविधता को बचाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने लिखा कि संस्कृति और भाषा एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक भाषा को समाप्त करना बेशकीमती विरासत को खोने जैसा है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 2 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया। इस बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कोरोना के नियमों पर हो रही राजनीति को लेकर लेख लिखा, जिसमें शिवसेना ने कहा कि कोरोना के नियमों पर हुई राजनीति का खामियाजा जनता और राज्य को भुगतना पड़ा। सामना में विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा गया। लेख में कहा गया कि हमने कई बार देखा कि राज्य में विपक्ष के नेता भी मास्क लगाए बगैर सार्वजनिक कार्यक्रमों में घूमते हुए नजर आए। ऐसे में सामना ने पूछा कि कोरोना के बढ़ने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ राज्य के विरोधी लेंगे? बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने बीएसपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी पर बदसलूकी का आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने इस संबंध में दिल्ली के वसंत कुंज थाने में अकबर अहमद के खिलाफ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने की शिकायत भी दर्ज करवा दी है। शाजिया इल्मी ने आरोप लगाया कि बीते 5 फरवरी को वो एक रात्रि भोज में शामिल हुई थी, जहां अकबर डंपी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई। भारत ने यूएई के अबू धाबी में 2 नौसेना रक्षा प्रदर्शनकारियों में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना का युद्ध पोस्टरले को अबू धाबी भेजा है। आपको बता दें कि 20 से 25 फरवरी तक यूएई के अबू धाबी में नौसेना रक्षा प्रदर्शनकारियों और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी होगी। चमोली जिले के तपोवन में हाइड्रो प्रोजेक्ट की मुख्य टनल से अब तक 13 शव मिल चुके हैं। वहीं आपदा में लापता व्यक्तियों में से 62 शव और 28 मानव अंग बरामद किए जा चुके हैं। इनमें से 34 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है, जबकि 142 लोग अभी भी लापता हैं। मध्य प्रदेश में 24 वर्षीय युवती के साथ हुए बलात्कार संबंधी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी बलात्कार के लिए हमेशा पीड़िता को ही जिम्मेदार ठहराती है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि भोपाल रेप पीड़िता 1 महीने बाद भी न्याय से कोसों दूर है, क्योंकि बीजेपी हमेशा पीड़ितों को ही बलात्कार का जिम्मेदार ठहराती है। राहुल गांधी तल्ख अंदाज में पूछा कि क्या ये सही है कि सरकार की बेटी बचाओ का सच। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवकों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही कई विभागों के 50,000 पदों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपीएसएसएससी की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। वहीं आयोग साल 2020 के
पहले से लंबित उन 13 परीक्षाओं के अंतिम परिणाम भी अगले 2 महीने में जारी कर देगा, जिसके आधार पर 5,000 से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकेगी। इसके बाद ही यूपी में 50,000 वैकेंसीज पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष रहेंगी। इसके साथ ही प्लान तैयार हो चुका है, जिसकी मंजूरी सीएम ने दे दी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर यूपी सरकार बड़ा ऐलान करने जा रही है। खबरों के मुताबिक 22 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार यूपी के 23 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन देने की तैयारी कर रही है। फ्री कोरोना वैक्सीन के लिए सीएम ने प्रमुख सचिव वित्त और वित्त मंत्री के साथ बैठक की और अब बजट में एक अलग से फंड देने की भी योजना तैयार की जा रही है। यूपी ऐसा पहला राज्य होगा जो अपने लोगों को फ्री वैक्सीन देगा। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया था कि उनकी सरकार आएगी तो वो यूपी के लोगों को फ्री में वैक्सीन देंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की उषा मौर्य, बीएसपी के विजय कुशवाहा, बरेली के सलोना कुशवाहा के अलावा कई नेता सपा में शामिल हुए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी से लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा, जिस रास्ते में सपा चल रही है उस रास्ते में सहयोग के लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आर.के. चौधरी ने सपा की सदस्यता ली। बसपा छोड़ कांग्रेस जाने वाले आर.के. चौधरी अब सपा में शामिल हो गए हैं। पंचायत चुनाव से पहले कानपुर जिले में 50,000 उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी। पंचायत चुनाव में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, अप्रैल में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। कानपुर के नवाबगंज में 2 गुटों में विवाद हुआ, जिसके बाद हमलावरों ने पेंटिंग ठेकेदार और डीजे संचालक की हत्या कर दी। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही डीआईजी, एसपी समेत 3 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। महाराजगंज जनपद से पुलिस ने 2 बड़े शातिर साइबर हैकर्स को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने कीमती मोबाइल, लैपटॉप और साइबर अपराधों के इस्तेमाल करने वाली कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किए। गिरफ्तार हैकर कंपनियों के प्रोडक्ट्स का दाम एक ऐप के माध्यम से हटाकर कम कर देते थे और उस सामान को ऑर्डर कर खरीदते थे। इस तरह से इन दोनों साइबर हैकर ने करोड़ों रुपए की कंपनियों को अब तक चूना लगा दिया था। झांसी के भगवंतपुरा हाईवे के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया तो वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाश पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए जा चुके हैं। यूपी के उन्नाव में दलित नाबालिग युवतियों की हत्या मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक एक तरफा प्यार में युवकों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़कों को पुलिस भलीभांति जानती थी। पुलिस का कहना था कि आरोपियों ने गेहूं में रखने वाले जहरीली दवाई खिलाई थी। दरअसल दोनों आरोपी बेहोशी की हालत नाबालिगा लड़कियों से संबंध बनाना चाहते थे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 6ठी गवर्निंग कमेटी की बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में जुड़े। एचएसएससी ने बिजली विभाग के क्लर्क भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने के सरकारी आवास पर ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू आर्य से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान भारत और विशेषकर प्रदेश के ब्रिटिश सरकार के साथ आपसी रिश्तों और व्यावसायिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर ने इस दौरान डिप्टी सीएम को ब्रिटिश सरकार की ओर से बिजनेस और अन्य कार्यों में पहले ही तरह संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत ढांचा विकास निगम के अधिकारियों से पंचग्राम योजना के बारे में मंथन किया। बैठक में प्रदेश के उद्योग, रोजगार और आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए दिशा से कदम उठाए गए।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा की। अनिल विज ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रदेश के करीब 600 स्वास्थ्य केंद्रों को ई उपचार प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है। साथ ही अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रणाली से जोड़ने के लिए जल्द से जल्द मोबाइल ऐप भी बनाया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही डॉक्टर से मिलने का समय तय कर सके। टोहाना में कृषि कानूनों के विरोध में महापंचायत की गई, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह सढोनी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कृषि कानून वापसी की मांग करते हुए सरकार पर हमला बोला। गुरनाम सढोनी ने कहा कि किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार नए नए हथकंडे अपना रही है। वहीं उन्होंने अगर दिल्ली पुलिस किसानों को गिरफ्तार करने आती है तो उसे शांतिप्रिय ढंग से बंधक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा भी कहा। मानेसर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरा आरोप पत्र दायर करते हुए बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 286.09 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की। ईडी ने बिल्डरों और सरकार की मिलीभगत की जांच के बाद यह कार्रवाई की। गौरतलब है कि हाई प्रोफाइल मामले में सीबीआई की तफ्तीश कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस केस में आरोपियों के दर्ज संपत्तियों को अटैच करने के लिए एक प्रोविजनल आदेश जारी किया। आपको बता दें कि मानेसर गांव के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव ने मानेसर जमीन घोटाले की शिकायत की थी। नू के ढाना गांव में अवैध माइनिंग रोकने गई टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। वहीं भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसके बाद पुलिस 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। वहीं पुलिस के मुताबिक सरकारी टीम पर पथराव करने में ग्रामीण शामिल थे। पुलिस द्वारा सीज किए गए ट्रैक्टर को भी ग्रामीण छुड़वाकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने जिससे जल्द ही बरामद भी कर लिया। टोहाना विधानसभा के गांव फतेहपुरी में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला हुआ, जिसमें घायल हुए कर्मचारी को टोहाना के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया। इस दौरान हमलावर ने विभाग द्वारा बिजली चोरी की रिकॉर्डिंग को भी तोड़ दिया। सदर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवा दी गई है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। आरोपी लोन दिलवाने के नाम पर अमेरिकी मूल के लोगों के साथ ठगी करते थे। वहीं सीएम फ्लाइंग की टीम ने आरोपियों से 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल, 1 कलर प्रिंटर और 1 हार्ड डिस्क भी बरामद की। जानकारी के मुताबिक करीब 4 से 5 महीनों में से फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। हरियाणा का बिजली विभाग अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी कई सालों से बिजली चोरी, लाइन लॉस और मीटर में गड़बड़ी की समस्या से जूझ रहा है। पानीपत की अनाज मंडी के आड़ती ने बताया कि बिजली का स्मार्ट मीटर बंद करने के बावजूद भी मीटर यूनिट तैयार कर रहा है। वहीं कुछ आड़तियों का कहना है कि यूनिट कम होने से भी ज्यादा बिल आ रहा है। बिजली विभाग ने समस्या के लिए निपटारे के लिए नई टेक्नोलॉजी के स्मार्ट मीटर प्रयोग किए, लेकिन समस्या बरकरार है। वहीं पानीपत अनाज मंडी में लगे स्मार्ट मीटर बिना लोडिंग के लिए हजारों यूनिट दिखा रहे हैं। करनाल में निजीकरण के खिलाफ सरकारी बैंक के कर्मचारी सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। इस दौरान कई सरकारी बैंकों के कर्मचारी शामिल रहे, जिन्होंने यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया। हिसार में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की और रोडवेज विभाग में कार्यरत क्लर्क को 45,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। विजिलेंस विभाग के इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि प्रमोशन की एवज में ये रिश्वत मांग की गई थी। स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नीतियों और निजीकरण के विरोध में सोनीपत में सर्व कर्मचारी संघ ने जिला उपायुक्त को सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा और ऐलान किया कि 26 फरवरी को सभी मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा। करनाल के रामनगर में चोरी की वारदात सामने आई, जहां पर चोरों ने 2 दुकानों में छत के रास्ते से घुसकर नए नोटों की गड्डियां और नोटों के हार चुराकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और 6 बार से विधायिका आशा कुमारी ने अपने निवास स्थान
जंतरी घाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश जयराम सरकार पर हमला बोला। आशा कुमारी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार खामोश बैठी है। उन्होंने इस दौरान किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। पंचायती चुनाव में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की जीत हासिल करने पर कुल्लू के ढालपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान एक बूथ 20 यूथ कार्यक्रम का भी कार्यकर्ताओं ने ब्यौरा रखा। चंद्रभागा नदी पर प्रस्तावित 104 मेगावाट जल विद्युत परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम को दिए जाने पर लाहौल पहुंचे मुख्य सचिव अनिल खाची को स्थानीय लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा और इस दौरान प्रस्तावित परियोजना के खिलाफ भी अपना रोष प्रकट किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि तांदी संगम में उनके धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि गोशाल और तांदी पंचायत के 12 गांवों के बाशिंदों ने कड़ा विरोध जताया है और तांदी प्रोजेक्ट संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार की अगुवाई में लोगों के साथ मुख्य सचिव से भी मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के मौके पर मंडी में एक बार फिर से देश और विदेश कला संस्कृति के रंगों से सरोबार होगा। 12 से 18 मार्च तक होने वाले इस महोत्सव में 6 सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में बतौर मुख्य मेहमान के रूप में शरीक होने के लिए श्री कमरूनाग देवता को जिला प्रशासन ने न्योता दे दिया है। अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने ये जानकारी शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक उप समिति की बैठक के दौरान दी। शिवरात्रि मेले में हिमाचल कलाकारों के धमाल के साथ कार्यक्रमों में बॉलीवुड, सूफी और पंजाबी तड़का भी लगेगा। साथ ही सांस्कृतिक संध्याओं के लिए 25 फरवरी से 5 मार्च तक जिला मुख्यालय पर कलाकारों के ऑडिशन भी लिए जाएंगे। मंडी पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। आपको बता दें 2 मामलों में 14 किलोग्राम के लगभग चरस और 48 किलोग्राम के लगभग अफीम डोडे बरामद हुए। पुलिस ने एक महिला सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया जबकि एक आरोपी फरार है। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 11 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से 24,07,000 से ज्यादा लोगों की मौत तो वहीं 8 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। भारत में कोरोना का ग्राफ पहले से नीचे आ चुका है। देश में कोरोना के 13,000 से ज्यादा केस सामने आए जबकि 10,000 से ज्यादा लोग ठीक तो वहीं 24 घंटे में 90 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 9,75,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 1 करोड़ 6,75,000 से ज्यादा लोग ठीक तो वहीं 1,56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,37,000 से ज्यादा हो चुका है, जिनमें से 1,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6,02,000 से ज्यादा हो चुके हैं। इनमें से 8,700 से ज्यादा लोगों की मौत तो वहीं 2,500 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,69,000 से ज्यादा हो चुका है, जिनमें से 2,65,000 से ज्यादा लोग ठीक तो वहीं 813 लोगों का इलाज अभी भी जारी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह के पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। धरती से टेक ऑफ करने के 7 महीने बाद मंगल ग्रह पर पहुंचा परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का तलाश करेगा। इस मिशन को सफल बनाने में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति मोहन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर स्वाति मोहन एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है। स्वाति नासा के जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला में शुरुआती से ही मार्स रोवर मिशन की सदस्य रही हैं। टाइम मैगजीन ने भविष्य को आकार देने वाली दुनिया के शीर्ष 100 उभरते नेताओं की लिस्ट जारी की। इस सूची में 5 भारतीयों का नाम भी शामिल है, जिसमें भीम आर्मी के मुख्य प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का नाम भी शामिल है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी से खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट पिंक बॉल से डे नाइट खेला जाएगा। फिलहाल दोनों ही टीम सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने दावा किया कि डे नाइट में पिंक गेंद खेलेगी, जो जैसे उनके बेहतरीन तेज गेंदबाज खैर बरपा सकते हैं। वहीं तीसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ी खुद को फिट रखने के लिए म्यूजिक और डांस का सहारा ले रहे हैं। अश्विन ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें अश्विन कुलदीप और हार्दिक पांड्या के साथ डांस करते हुए दिखाई दिए।